तो नमस्कार, आप हैं लर्न फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल के साथ और मैं हूं आपका दोस्त विनोद। हम चर्चा कर रहे हैं डैरेन हार्डी की लिखी हुई बहुत ही फेमस बुक द कंपाउंड इफेक्ट की। और आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 3 आदतें किस प्रकार आपको बनाती हैं और आप किस तरह आदतों के गुलाम होते हैं। डैरेन हार्डी कहते हैं, एक बार की बात है, एक बुद्धिमान गुरु जंगल में अपने छोटे शिष्य के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक छोटे से पेड़ के सामने रुके। इसे उखाड़ दो, शिक्षक ने अपने शिष्य से कहा और एक अंकुर की तरफ इशारा किया जो जमीन से बाहर निकल ही रहा था। शिष्य ने अपनी उंगलियों से उसे आसानी से बाहर खींच लिया। अब उसे उखाड़ो। शिक्षक ने एक ज्यादा बड़े पौधे की तरफ इशारा किया जो लड़के के घुटनों तक आता था। लड़के ने थोड़ी मेहनत करके उसे भी उखाड़ लिया। लड़के को थोड़ा जोर लगाना पड़ा, लेकिन वह पौधा भी कुछ मेहनत के बाद उखड़ गया। और अब इसे, शिक्षक ने थोड़े ज्यादा बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया जो छोटे शिष्य के जितना ही ऊंचा था। युवा शिष्य को काफी कोशिश करनी पड़ी, अपने पूरे वजन और शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। लकड़ियों और पत्थरों से इसकी जिद्दी जड़ें खोदनी पड़ी और तब कहीं जाकर वह पेड़ को उखाड़ पाया। बुद्धिमान गुरु ने कहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम इसे उखाड़ो। छोटे लड़के ने देखा कि शिक्षक बलूत के एक बहुत बड़े पेड़ की तरफ इशारा कर रहे थे जिसका शिखर उसे दिखाई नहीं दे रहा था। इससे काफी छोटे पेड़ को उखाड़ने के लिए उसे जो संघर्ष करना पड़ा था उसे याद करते हुए शिष्य अपने गुरु से बोला, मुझे अफसोस है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। गुरु बोले, बेटा तुमने अभी अभी आदत की शक्ति को देखा है। आदतें जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही बड़ी होती जाती हैं, उनकी जड़ें उतनी ही ज्यादा गहरी होती जाती हैं और उन्हें जड़ से उखाड़ना उतना ही मुश्किल होता जाता है। कुछ तो इतनी बड़ी बन जाती हैं और उनकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि इंसान कोशिश करने से भी घबराता है। आदत के गुलाम डैरेन हार्डी कहते हैं, घोड़े पर सवार एक आदमी की कहानी है जो तेजी से कहीं जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा कि वह किसी महत्वपूर्ण जगह पर जा रहा हो। सड़क के पास खड़े एक आदमी ने चिल्लाकर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? सवार ने जवाब दिया, मुझसे क्यों पूछते हो, घोड़े से पूछो। यही ज्यादातर लोगों के जीवन की कहानी है। वे अपनी आदतों के घोड़े पर सवारी कर रहे हैं और उन्हें जरा भी पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप बागडोर अपने हाथों में थामें और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जहां आप सचमुच जाना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि हम जो भी महसूस करते, सोचते और करते और हासिल करते हैं उसका 95% सीखी हुई आदतों का नतीजा होता है। जाहिर है हम सहज बोध के साथ पैदा होते हैं, लेकिन पैदा होते समय हम में कोई भी आदत नहीं होती। हम समय के साथ आदत डालते हैं। बचपन से हमने बहुत सारी कंडीशन प्रतिक्रियाएं सीखी हैं जिनकी वजह से हम ज़्यादातर स्थितियों पर ऑटोमेटिक ढंग से प्रतिक्रिया करने लगते हैं, यानी बगैर सोचे। डैरेन हार्डी कहते हैं, यदि आप स्वस्थ तरीके से खाते हैं तो संभवतः आपने इस बारे में स्वस्थ आदतें डाल दी हैं कि आप कौन सा भोजन करते हैं और रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर देते हैं। यदि आप फिट हैं तो ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। यदि आप सेल्स के काम में सफल हैं तो ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि आपकी मानसिक तैयारी और सकारात्मक सेल्फ टॉक की आदतें आपको अस्वीकृति के बावजूद आशावादी बनाए रखती हैं। मैं कई बेहद सफल लोगों, सीईओ और सुपरस्टार्स से मिल चुका हूं तथा उनके साथ काम कर चुका हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि उन सभी में एक आम गुण होता है, उन सभी में अच्छी आदतें होती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि उनमें बुरी आदतें नहीं होती, वे भी होती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छी आदतों की बुनियाद पर बनी दिनचर्या ही सबसे सफल लोगों को बाकी सब लोगों से अलग करती है। यह जरूरी नहीं है कि सफल लोग शुरुआत से ही दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान या गुणी हों, लेकिन उनकी आदतें उन्हें ज़्यादा जानकार, ज़्यादा ज्ञानी, ज़्यादा सक्षम, ज़्यादा योग्य और ज़्यादा तैयार बनने की दिशा में ले जाती हैं। डैरेन हार्डी कहते हैं, अगर आप में किसी क्षेत्र में अंदरूनी योग्यता का अभाव है तो आप अनुशासन, कड़ी मेहनत और अच्छी आदतों से उसकी भरपाई करने का चयन कर सकते हैं। पर्याप्त अभ्यास और दोहराव के बाद कोई भी व्यवहार, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, समय के साथ ऑटोमेटिक बन जाता है। इसका मतलब है कि हालांकि हमने अपनी ज़्यादातर आदतें अचेतन रूप से डाली हैं, लेकिन हम चेतन होकर उन्हें बदलने का निर्णय ले सकते हैं। चूंकि आपने अपनी हर मौजूदा आदत को सीखा है, इसलिए यह तर्कपूर्ण है कि जिन आदतों से आपको फायदा नहीं हो रहा है
उन्हें सीखना जरूरी नहीं है, यानी छोड़ भी सकते हैं। डैरेन हार्डी कहते हैं, तुरंत संतुष्टि के जाल से बाहर निकलने का तरीका सोचकर शुरुआत करें। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पेस्ट्री या केक खाने से हमारी कमर पतली नहीं होगी। हम जानते हैं कि रात को 3 घंटे नेटफ्लिक्स देखने या सोशल मीडिया में जुटे रहने से हमारा समय बर्बाद होगा, जबकि हम इस दौरान कोई अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं या कोई जबरदस्त ऑडियो प्रोग्राम सुन सकते हैं। हम जानते हैं कि सिर्फ बेहतरीन रनिंग शू खरीदने भर से ही हम मैराथन के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। तो फिर हम इतनी सारी बुरी आदतों के गुलाम क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुरंत संतुष्टि की हमारी आवश्यकता हमें सबसे प्रतिक्रियाशील और सबसे कम सोचने वाले जानवरों में बदल सकती है। अगर आप मैकडॉनल्ड्स का बिग मैक खाते और आपको तुरंत ही हार्ट अटैक आ जाता तो आप दूसरा और खाने के लिए दोबारा वहां नहीं जाते। अगर सिगरेट के पहले कश से ही आपके चेहरे पर 85 साल के बूढ़े जितनी झुर्रियां पड़ जाती तो संभवतः आप दूसरा कश नहीं लगाते। अगर आज 10वीं कॉल न कर पाने के कारण आपको तुरंत ही नौकरी से निकाल दिया जाता और आप दिवालिया हो जाते तो आपके लिए फोन करना मुश्किल नहीं होता। और अगर केक के पहले कौर से ही आपके शरीर का वजन 50 पाउंड बढ़ जाता तो आपको केक को अलविदा कहने में कोई दिक्कत नहीं आती। समस्या यह है कि बुरी आदतों से जो त्वरित संतुष्टि या तात्कालिक पुरस्कार मिलता है वो अक्सर बहुत बड़ा होता है। इसकी तुलना में आपके तार्किक मन के दीर्घकालीन परिणामों की कल्पना काफी कमजोर होती है। यह समय है कि आप जाग जाएं और इस बात का एहसास कर लें कि आप जिन बुरी आदतों को डाल रहे हैं वो आपके जीवन में कंपाउंड होकर बार बार तबाही ला सकती हैं। दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने जीवन के परिणामों को बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। देखिए, मैं परिवर्तन की लंबी छलांगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यह कह रहा हूँ कि बेहद छोटे, लगभग महत्वहीन दिखने वाले परिवर्तन पर हर चीज को बदल सकते हैं और आपके जीवन में क्रांति कर सकते हैं। अपनी क्यों शक्ति को खोजें। डैरेन हार्डी कहते हैं, अपनी आदतों को बदलने के लिए आपको बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर आपको लक्ष्य हासिल करने में कड़ी मेहनत करने में मुश्किल आ रही है तो आमतौर पर आप यह मान लेते हैं कि आप में इच्छा शक्ति की कमी है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सफल होने का चयन करना ही काफी नहीं है। आपको जो नए सकारात्मक चयन करने की जरूरत है, आप उन्हें निरंतर कैसे रख पाएंगे? आपको अपनी ध्यान रहित बुरी आदतों में दोबारा फिसलने से कौन रोकेगा? आप पहले भी ऐसा करने की असफल कोशिश कर चुके हैं, इस बार क्या अलग होगा? जैसे ही आप थोड़े से असहज होंगे, आप अपनी पुरानी आरामदेह दिनचर्या में फिसलने के लिए ललचा जाएंगे। इच्छा शक्ति के बारे में भूल जाएं। यह क्यों शक्ति को आजमाने का समय है। आपके चयन सिर्फ तभी सार्थक होते हैं जब आप उन्हें अपनी इच्छाओं और सपनों से जोड़ देते हैं। सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रेरक चयन वो होते हैं जो उस बेहद महत्वपूर्ण चीज से जुड़े होते हैं जिसे आप अपना उद्देश्य, अपना मूल स्वरूप या अपने सर्वोच्च लाइफ वैल्यूज मानते हैं। तो आपका क्यों क्या है, यानी आपका व्हाई क्या है, आप क्या चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण सुधार क्यों करना चाहते हैं। डैरेन हार्डी एक उदाहरण देती है, हर चीज क्यों संभव है। डैरेन हार्डी कहते हैं, अगर मैं जमीन पर 10 इंच चौड़ा और 30 फुट लंबा पटिया रखकर आपसे कहूं, अगर आप इस पटिए पर इधर से उधर तक पहुंच जाएंगे तो मैं आपको $20 दूंगा। तो जाहिर है ये $20 आपको आसानी से मिल रहे हैं, आप कर लेंगे। लेकिन तब आपका जवाब क्या होगा जब मैं उसी पटिए को 100 मंजिला 2 इमारतों की छतों पर ब्रिज बनाकर रख दूं और अब आपको मैं $20 में उस पटिए पर 30 फुट चलने को बोलूं, तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है आप मना कर देंगे, आप इतना रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन इमेजिन करें, अगर आपका बच्चा दूसरी इमारत में है, दूसरी बिल्डिंग में है और आप उस बिल्डिंग में आग लगी है, तो क्या आप उसे बचाने के लिए उस पटिए पर 30 फुट चलेंगे? बिना कोई सवाल पूछे और तुरंत चलेंगे। आप यह काम कर देंगे चाहे आपको $20 मिले या ना मिले। ऐसा क्यों हुआ कि पहली बार में मैंने जब आपसे वह आसमान जितना ऊंचा पटिया पार करने को कहा था तो आप उसे किसी सूरत में नहीं करना चाहते थे, लेकिन दूसरी बार आपने यह काम बिना किसी हिचक के कर दिया। जोखिम और खतरा तो समान था, फिर क्या अंतर था? आपका क्यों बदल गया था? इसे करने की इच्छा का आपका कारण बदल गया था। आप वह काम $20 की खातिर नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने बच्चे को बचाने की खातिर आपने इसे कर दिया। जब कारण पर्याप्त बड़ा हो तो आप लगभग कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी और अंदरूनी प्रेरणा को सचमुच प्रज्वलित करने के लिए आपको आर्थिक व भौतिक लक्ष्यों की प्रेरणा के पार देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रेरणाएं बुरी हैं, वास्तव में वो बेहतरीन हैं। मुझे अच्छी चीजें पसंद हैं, लेकिन कोई भौतिक चीज आपके हृदय और आत्मा को सचमुच मोटिवेट नहीं कर सकती। यह जोश ज्यादा गहरी जगह से आता है।
और भले ही आप चमचमाती वस्तुएं हासिल कर लें, लेकिन आप असली पुरस्कार हासिल नहीं कर पाएंगे। वो क्या है? वो है खुशी और संतोष। पीक परफॉर्मेंस विशेषज्ञ टोनी रॉबिन्स ने इंटरव्यू में मुझे बताया था, मैंने व्यवसाय की दुनिया के शहंशाहों को उनके चरम लक्ष्य हासिल करते हुए देखा है, लेकिन इसके बावजूद वे कुंठा, चिंता और डर में जीते हैं। इन सफल लोगों को खुश होने से कौन सी चीज रोक रही है? जवाब यह है कि उन्होंने संतुष्टि के बजाय उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित किया है। असाधारण उपलब्धि असाधारण खुशी, आनंद, प्रेम और अर्थ के एहसास की गारंटी नहीं देती। संतुष्टि और उपलब्धि दोनों को ही दरअसल एक दूसरे से पोषण मिलता है। मैं मानता हूं कि संतुष्टि के बिना सफलता दरअसल सफलता नहीं है, बल्कि असफलता है। आपकी क्यों शक्ति तक पहुंचने का बिंदु आपके बुनियादी जीवन मूल्यों के जरिए है, जो यह तय करते हैं कि आप कौन हैं, किसके लिए खड़े हैं। आपके बुनियादी जीवन मूल्य आपका आंतरिक कंपास है, मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है, व्यक्तिगत जीपीएस है। वे फिल्टर का काम करते हैं जिनके माध्यम से आप जीवन की मांगों, आग्रहों और प्रलोभनों को देखते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि वे आपको आपकी मनचाही मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। अपनी बुनियादी जीवन मूल्यों को परिभाषित करना और सही दिशा में रखना बहुत महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल यह अपने जीवन को अपने सबसे बड़े सपने की ओर ले जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। यदि आपने अब तक अपने जीवन मूल्यों को स्पष्टता से परिभाषित नहीं किया है, तो आप इसे कर सकते हैं, जो आपकी मनचाही चीज के संघर्ष में होंगे, यानी आप जो चाह रहे होंगे उसका जस्ट अपोजिट होगा। मिसाल के तौर पर, अगर ईमानदारी आपके लिए महत्वपूर्ण है लेकिन आप झूठे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो यह संघर्ष की स्थिति है। जब आपके काम आपके जीवन मूल्यों के विपरीत होते हैं, तो आप फाइनली नाखुश, कुंठित और निराश होंगे। वास्तव में मनोवैज्ञानिक हमें यह बताते हैं कि जब हमारे कार्य और व्यवहार हमारे जीवन मूल्यों के सामंजस्य में नहीं होते, तो इससे इतना ज़्यादा तनाव होता है जितना किसी दूसरी चीज़ से नहीं होता। आपके बुनियादी जीवन मूल्यों परिभाषित होने पर जीवन ज़्यादा सरल हो जाता है और कार्यकुशल बन जाता है। जब आपके बुनियादी जीवन मूल्य यानी लाइफ वैल्यूज़ पूरी तरह स्पष्ट होते हैं, तो निर्णय लेना भी उतना ही आसान होता है। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं डेरन हार्डी की लिखी हुई बहुत ही पॉपुलर किताब द कंपाउंड इफेक्ट की। आगे डेरन हार्डी लक्ष्य के बारे में बताते हैं। लक्ष्य यानी गोल्स। डेरन हार्डी कहते हैं, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, संचयी परिणाम का सिद्धांत हमेशा काम कर रहा है और यह आपको हमेशा कहीं पर ले जा रहा है। प्रश्न यह है कि कहाँ आप इस अदम्य शक्ति का दोहन करके नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप किन लक्ष्यों, सपनों और मंजिलों को हासिल करने की इच्छा रखते हैं। जब मैंने एक और मार्गदर्शक पॉल जे मेयर की अंत्येष्टि में हिस्सा लिया, तो मुझे उनके जीवन की समृद्धि और विविधता याद आ गई। उन्होंने कम से कम 12 लोगों के बराबर परिणाम हासिल किए थे, अनुभव लिए थे और योगदान दिया था। उनकी श्रद्धांजलि से प्रेरित होकर मैंने उन लक्ष्यों की संख्या और आकार पर दोबारा नजर डाली जो मैंने अपने लिए तय किए थे। अगर पॉल यहाँ होते तो हमसे कहते, अगर आप यह प्रगति नहीं कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं और करने में सक्षम हैं, तो ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने अपने लक्ष्यों को स्पष्टता से तय नहीं किया है। पॉल का सबसे यादगार कथन हमें लक्ष्यों के महत्व की याद दिलाता है। पॉल कहते हैं, आप जिसकी भी स्पष्टता से कल्पना करते हैं, शिद्दत से इच्छा करते हैं, गंभीरता से विश्वास करते हैं और उत्साह से काम करते हैं, वह हमेशा घटित होता है। वह हमेशा आपकी लाइफ में घटित होता है। जब आप अपनी सृजनात्मक शक्ति को किसी स्पष्ट लक्ष्य पर व्यवस्थित और केंद्रित करते हैं, तो कोई जादुई चीज होती है। मैंने इसे बार बार देखा है। संसार के सबसे ज्यादा सफल होने वाले लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने ड्रीम का नक्शा बनाया। और जिस व्यक्ति के पास एक स्पष्ट, दमदार और धधकता हुआ व्हाई होता है, यानी क्यों होता है, वह हमेशा हाउ में निपुण सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को भी हरा देगा। लक्ष्य तय करना सचमुच किस तरह काम करता है? आपको सिर्फ वही दिखता है, अनुभव होता है और मिलता है जिसकी आप तलाश करते हैं। अगर आप यही नहीं जानते कि आप किस चीज की तलाश कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से वह चीज नहीं मिलेगी। मनुष्य स्वभाव से ही लक्ष्य खोजी या लक्ष्य भेदी रहा है। हमारा मस्तिष्क हमारे बाहरी संसार को उस संसार के सामंजस्य में लाने की हमेशा कोशिश करता है जो हम अपने अंदर देख रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए जब आप अपने मस्तिष्क को निर्देश देते हैं कि यह आपकी मनचाही चीज़ों की तलाश करे, तो वे आपको दिखने लगेंगी।
वास्तव में संभवतः आपकी मनचाही चीज हमेशा आपके आसपास मौजूद थी, लेकिन आपका मन और आंखें इसे देखने के प्रति खुली नहीं थी। यहाँ डेरेन हार्डी एक उदाहरण देते हैं, बहुत पुराना उदाहरण देना चाहूँगा क्योंकि वह बहुत सच है। जब आप किसी खास मॉडल की नई कार खरीदने की सोचते हैं तो अचानक आपको उस मॉडल की कारें हर जगह दिखाई देने लगती हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे रातों रात वे हजारों की तादाद में सड़क पर आ गई थी, क्योंकि कल तक तो वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। लेकिन क्या यह सच है? जाहिर है नहीं। वे सड़क पर पहले भी थी, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जब तक आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तब तक आपके लिए वह सचमुच मौजूद नहीं थी। जब आप अपने लक्ष्य तय करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को एक नई चीज दे रहे हैं जिसकी यह तलाश करे और ध्यान केंद्रित करें। ऐसा लगता है मानो आप अपने मन को नई आंखें दे रहे हैं जिनसे यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों, बातचीतों, संसाधनों और क्रिएटिविटी को देखे। इस नए दृष्टिकोण के साथ आपका मन बाहर उसकी समानता खोजने चल देता है जिसे आप अंदर सबसे ज्यादा चाहते हैं, आपका लक्ष्य। ब्रायन ट्रेसी ने मुझे इंटरव्यू देते हुए बताया था, शीर्षस्थ लोगों के बहुत स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। वे जानते हैं कि वे कौन हैं और वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। वे अपने लक्ष्य लिख लेते हैं और उन्हें हासिल करने की योजनाएं बनाते हैं। असफल लोग अपने लक्ष्य अपने दिमाग में उसी तरह रखते हैं जैसे किसी बच्चे किसी डिब्बे में कंचे रखते हैं जो आपस में टकराते रहते हैं। हम कहते हैं कि जिस लक्ष्य को लिखा नहीं जाता है वह कोरी फंतासी होता है। देखने वाली बात यह है कि फंतासियां हर एक के पास होती हैं, लेकिन यह फंतासियां उन गोलियों की तरह हैं जिनकी खोल में बारूद नहीं होता। लिखित लक्ष्यों के बिना, लिखे हुए ड्रीम्स के बिना लोग जीवन भर गोलियों की जगह खाली खोल ही चलाते रहते हैं और यह स्टार्टिंग पॉइंट है। मेरी सलाह यह है कि आज ही आप थोड़ा समय निकालकर अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की सूची बना लें। मेरा सुझाव है कि आप केवल अपने व्यवसाय या आर्थिक क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि अपने जीवन के सभी पहलुओं में लक्ष्य बनाएं, क्योंकि आपके जीवन के किसी पहलू पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करने से आपको उसकी ऊंची कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए क्योंकि तब आप हर दूसरी चीज को नजरों से ओझल कर देंगे। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लक्ष्य तय करें ताकि जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में संतुलन रहे। व्यवसाय, वित्त, स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता, परिवार और संबंध तथा जीवन शैली। आपको क्या बनना है? डेरेन हार्डी कहते हैं, नए लक्ष्य बनाने वाले ज्यादातर लोग यह सवाल पूछते हैं, ठीक है मैंने लक्ष्य चुन लिया है, अब इसे हासिल करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? यह बुरा सवाल नहीं है, लेकिन यह वह पहला सवाल नहीं है जो हमें पूछना चाहिए। हमें तो सबसे पहले खुद से यह पूछना चाहिए, मुझे क्या बनने की जरूरत है? आप शायद कुछ लोगों को जानते हैं जो हर चीज सही करते दिखते हैं लेकिन फिर भी अपने मनचाहे परिणाम हासिल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? जिम रॉन ने मुझे यह सिद्धांत सिखाया था। जिम रॉन कहते हैं, अगर आप ज्यादा पाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा बनना होता है। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप पीछा करें। जिस चीज का आप पीछा करेंगे वह आपको चकमा दे जाएगी। यह तो तितलियों के पीछे भागने जैसा है। सफलता तो ऐसी चीज है जिसे आप अलग तरह के व्यक्ति बनकर आकर्षित करते हैं। ठीक है, आइए आपने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने की आपकी प्रक्रिया का नक्शा बनाते हैं। यह कुछ करने या कुछ मामलों में नहीं करने यानी करना छोड़ने की प्रक्रिया है। आपके और आपके लक्ष्य के बीच क्या खड़ा है? यह आपका व्यवहार है। क्या आपको कोई चीज करना छोड़ने की जरूरत है ताकि संचयी परिणाम का सिद्धांत आपको नीचे की ओर नहीं ले जाए? इसी तरह आपको अपनी दिशा बदलने के लिए क्या करना चाहिए ताकि कंपाउंड इफेक्ट का सिद्धांत आपको सबसे लाभकारी दिशा में ले जाए? इसलिए यह पता लगाना अनिवार्य है कि कौन से व्यवहार लक्ष्य हासिल करने से आपको रोक रहे हैं और कौन से व्यवहार लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। आपके मन में यह मुगालता हो सकता है कि आपको अपनी सारी बुरी आदतें मालूम हैं, लेकिन मैं शर्त लगाता हूं कि आप गलत हैं। इसलिए निगरानी इतनी प्रभावी और महत्वपूर्ण होती है। मेरा मतलब है, देखिए ईमानदारी से क्या आप जानते हैं आप हर दिन सचमुच कितने घंटे टीवी देखते हैं? आप न्यूज चैनलों पर कितने घंटे बिताते हैं? या खेलों या स्टाइल नेटवर्क्स पर दूसरों के लक्ष्यों और उनकी अचीवमेंट की खबर रखते हैं? क्या आप जानते हैं आप दिन भर में सोडा के कितने कैन पी जाते हैं? या आप सोशल मीडिया देखने में कंप्यूटर पर कितने गैर जरूरी घंटे बिता देते हैं?
जैसा मैंने पिछले अध्याय में जोर दिया था, आपका पहला काम इस बारे में जागरूक बनना है कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप काम में कहाँ सोए हुए हैं और आपने एक अनकॉन्शियस यानी सबकॉन्शियस बुरी आदत डाली है जो आपको भटका रही है। डेरेन हार्डी कहते हैं, मैं एक सफल एग्जीक्यूटिव के साथ एक गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी के संचालक मंडल में था। उसने कुछ समय पहले मुझे अपना मेंटोर बनाया था और वह अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मेरी मदद चाहता था। वैसे उसका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन वह जानता था कि थोड़ी सही कोचिंग से वह अपने समय और आउटपुट को अधिकतम कर सकता था। मैंने उससे कहा कि वह 1 सप्ताह तक अपनी पूरी एक्टिविटीज़ की निगरानी करे। 7 दिन बाद उसके एक्टिविटी लॉग का विश्लेषण करते समय मैंने वह चीज़ देखी जो मुझे अक्सर दिखाई देती है। वह न्यूज़ पढ़ने सुनने में बहुत समय लगा रहा था। वह सुबह 45 मिनट तक अखबार पढ़ता था, फिर ऑफिस जाते समय 30 मिनट तक न्यूज़ सुनता था और फिर घर लौटते समय इतने ही समय दोबारा न्यूज़ सुनता था। अपने कामकाजी दिन के दौरान वह कई बार ऑनलाइन न्यूज़ अपडेट देखता रहता था, जिसमें कम से कम 20 मिनट का समय लगता था। घर लौटने के बाद वह अपने परिवार के हालचाल पूछता था और आखिरी 15 मिनट की स्थानीय खबरें सुनता था। फिर वह 30 मिनट तक खेल की खबरें सुनता था और सोने जाने से पहले रात को 10 बजे आधा घंटे की न्यूज़ भी देखता था। कुल मिलाकर वह हर दिन न्यूज़ पढ़ने सुनने देखने में 3.5 घंटे लगा रहा था। यह आदमी अर्थशास्त्री या कमोडिटी ट्रेडर नहीं था या किसी ऐसे पेशे में नहीं था जिसके लिए नवीनतम खबर जीवन मरण जितनी महत्वपूर्ण हो। जितना समय वह अखबार, रेडियो और टीवी की खबरों में लगा रहा था, वह उससे बहुत ज्यादा था जो किसी ज्ञानी मतदाता और समाज में योगदान देने वाले सदस्य को लगाना चाहिए। उसके खुद के व्यक्तिगत हितों को बढ़ाने के लिए भी उसे खबरों पर इतना ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं थी। दरअसल उसकी प्रोग्रामिंग के चयन ऐसे थे, या उसने कभी यह चयन नहीं किया था कि उसे बहुत कम मूल्यवान जानकारी मिल रही थी। सवाल यह है कि फिर वह हर दिन 4 घंटे तक खबरों का भोजन क्यों कर रहा था। जाहिर है यह एक आदत थी। मैंने सुझाव दिया कि वह अपना टीवी और रेडियो बंद रखे, अपना अखबार बंद कर दे और उद्योग संबंधी खबरों का केवल एक संकलन पढ़ा करे, ताकि उसे केवल वही खबरें मिलें जो उसके व्यावसायिक और व्यक्तिगत हितों के लिए महत्वपूर्ण थी। ऐसा करने पर तुरंत ही 95% कचरा साफ हो गया जो उसके मन को उलझाए रखता था और उसका समय चूसता था। अब वह हर दिन 20 मिनट से कम समय में उन सारी खबरों की समीक्षा कर सकता था जो उसके लिए मायने रखती थी। इससे सुबह यात्रा का समय और उसके पास 45 मिनट बचते थे और शाम को भी इतना ही समय, जिसका उपयोग वह सकारात्मक गतिविधियों में करने लगा। व्यायाम करना, प्रेरक व ज्ञानवर्धक सामग्री सुनना, पढ़ना, योजना बनाना, तैयारी करना और अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। उसने मुझे बताया कि उसने पहले कभी खुद को इतना तनाव रहित महसूस नहीं किया था। लगातार नकारात्मक खबरें आपको तनावग्रस्त कर देती हैं। उसने यह भी बताया कि उसने कभी इतना ज़्यादा प्रेरित और एकाग्रचित्त महसूस नहीं किया जितना वह आप करता है। हो सकता है आप खबरों के दीवाने नहीं हो, इसलिए इस उदाहरण से आपकी आंखें नहीं खुल पाई हों। मुझे एक और कोशिश करने दें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस उदाहरण से आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जो आज हमारे बेहद जुड़े संसार में बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है। यह एक ऐसा लक्षण है जिसे मनोवैज्ञानिक शब्दावली में डिजिफ्रेनिया कहा जाता है। यह एक मानसिक स्थिति है जो डिजिटल जानकारी की लगातार बमबारी से उत्पन्न होती है। टेक्नोलॉजी के अति उपयोग की आदतें आजकल बहुत आम हो चुकी हैं। ज़्यादातर लोग यह जानते ही नहीं है कि इन आदतों की वजह से एकाग्रता कायम रखने और अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने की हमारी क्षमता कितनी नष्ट हो रही है। संसार 24/7 यानी हर पल हम तक कोई भी जानकारी पहुंचा सकता है। यह संसार की नई वास्तविकता है और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि इससे निपटने का सही तरीका क्या है। हमने टेक्नोलॉजी को इसलिए बनाया था ताकि जीवन ज़्यादा आसान और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए, लेकिन इसने इसका ठीक उल्टा परिणाम दिया है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन साधन है, लेकिन बहुत बुरी मालकिन है और आज हम में से ज़्यादातर लोग इसके गुलाम बन चुके हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही और अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे। यदि आप यहाँ तक इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको इस तरह की अपडेट और ज़्यादा मिल सकें और आपकी जानकारी और आपकी सकारात्मक मानसिक स्थिति बन सके। तो आपका दोस्त विनोद फिर से इजाज़त लेता है। नमस्कार।